मैं जानता हूँ अगर आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है तो आप भी कहीं ना कहीं कंफ्यूज हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के रेगुलर कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए। जब से दिल्ली यूनिवर्सिटी ने अपना प्रोस्पेक्टस जो है इशू किया है तब से हज़ारों स्टूडेंट जो है कंफ्यूज हैं कि भाई किस प्रोग्राम के लिए क्या एलिजिबिलिटी चाहिए, किसके लिए जनरल टेस्ट देना है, किसके लिए नहीं देना, बीकॉम के लिए क्या करना पड़ेगा, बीए के लिए क्या करना पड़ेगा, इको ऑनर्स के लिए क्या करना पड़ेगा, पोल साइंस ऑनर्स के लिए क्या करना पड़ेगा। कई सारे सवाल, कई सारे डाउट, क्या सिलेबस रहेगा, क्या रहेगा, कैसे फॉर्म फिलअप होगा, कैसे मैं सिलेक्ट करूं, कई सारे डाउट जो हैं आपके जो है पुट हो रहे हैं। हज़ारों मैसेज आपने जो है मेरे को व्हाट्सएप पे कर दिए हैं। तो भाई इन सभी का सॉल्यूशन आपके लिए आज जो है इस वीडियो के अंदर मैं लेके आया हूँ। आपको इस चीज़ के लिए भाई कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है, किसी की वीडियो वगैरह देखने की ज़रूरत नहीं है। भाई फ़ोन आपके हाथ में है, मोबाइल आपके हाथ में है, आप सब कुछ खुद देख सकते हो बिना कहीं भटके, बिना किसी की यूट्यूब की वीडियो देख के। और भाई प्रोस्पेक्टस इशू होया हुआ है, आप डाउनलोड कीजिए, पढ़े लिखे हो, 12th में हो, आप आराम से देख सकते हो। कहाँ से मिलेगा? आपको पहले वेबसाइट पे आ जाना है du.ac.in पे, ठीक है। यहाँ पे आप आ जाएंगे du.ac.in। यहाँ पे आने के बाद आपके पास इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। आप बस यहाँ पे आके क्लिक कर दीजिए, क्लिक हेयर फॉर एडमिशन 2022-23। यहाँ पे आप क्लिक कर दीजिए, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी ने जो प्रोस्पेक्टस इशू किया है वो यहाँ पे आपको मिल जाएगा। एक एक प्रोग्राम के लिए मैं आपको बताने वाला हूँ, और ख़ासकर हमारा जो चैनल है वो इको ऑनर्स के लिए है, ठीक है। इको ऑनर्स के लिए जो भी स्टूडेंट 12th के बाद इको ऑनर्स करना चाहते हैं तो उसके लिए मैं आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। बाकी तो सभी सब्जेक्ट की मैं आपको बता ही दूंगा, लेकिन खासकर हम जो है इको ऑनर्स के लिए फोकस करेंगे। किसको करनी चाहिए, किसको नहीं करनी चाहिए, आगे क्या क्राइटेरिया रहेगा, क्या फ्यूचर रहेगा, क्या कर सकते हो आप, क्या नहीं कर सकते हो, सारी की सारी चीज़ें जो है मैं आपको बताने वाला हूँ। उसके लिए आपको बस सबसे पहले क्या करना है, इस वेबसाइट पर आ जाएंगे। जैसे आप नीचे करेंगे यहाँ पे आपको बुलेटिन इन्फॉर्मेशन में अंडर ग्रेजुएट एडमिशन का एक वो दिखेगा। आपको क्या करना है, इसको जो है डाउनलोड कर लेना है, ब्रोशर को, ठीक है। और भाई सारी की सारी चीज़ें जो हैं इस प्रोस्पेक्टस के अंदर है, आप इसको डाउनलोड कर लीजिए, आपका काम खत्म। आप जिस भी प्रोग्राम के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं, क्लियर क्रिस्टल इंग्लिश में लिखा हुआ है, आप सीधे सीधे जो है उसको पढ़ सकते हैं। देख लीजिए, मैं भी आपके सामने पढ़ के जो है बता रहा हूँ कि भाई आपको क्या करना है। आपको सबसे पहले क्या करना है, ये ब्रोशर मैंने बता दिया कहाँ मिलेगा, आपको कैसे डाउनलोड करना है। आपको सबसे पहले जो है यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना है, दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर अगर आपको एडमिशन लेना है तो सबसे पहले तो भाई आप जानते ही हैं कि अब यहाँ पे जो है CUCT होगा, ठीक है। तो अब आपको जो है इस ब्रोशर के अंदर जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है ये बता रखा है आपको। CUCT के अंदर भाई सेक्शन 1 के अंदर लैंग्वेज है, दूसरा डोमेन है, सेक्शन 3 के अंदर जनरल टेस्ट है। इस 80 पेज की ये PDF है, ठीक है। आपको इस 80 पेज के अंदर कुछ नहीं करना। सबसे पहले आपको यहाँ पे ये बताया गया है कि भाई अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम, मतलब आप अगर आर्ट्स साइड के हैं, ह्यूमैनिटी साइड्स के हैं, तो आप DU के अंदर क्या क्या कर सकते हैं। BA वाले स्टूडेंट जो हैं, आर्ट्स वाले स्टूडेंट, ह्यूमैनिटी वाले स्टूडेंट दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है। ये सारे के सारे कोर्स जो हैं, इंग्लिश है, ठीक है, BA ऑनर्स जर्मन है, हिंदी है, ये तो लैंग्वेज के कोर्स हैं सारे के सारे, ठीक है। इसके अलावा इकोनॉमिक्स है, ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, पोल साइंस, जर्नलिज्म, साइकोलॉजी है, कम्युनिकेशन है, सोशल वर्क है, सोशलॉजी है, या नॉर्मल BA प्रोग्राम जो है वो कर सकते हैं। ये सारे के सारे जो कोर्सेज हैं, ये सारे के सारे जो कोर्सेज हैं, ये आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर BA ऑनर्स के अंदर कर सकते हैं। खासकर हम बात करेंगे आज इसकी BA ऑनर्स इकोनॉमिक्स की, ठीक है। आप BA ऑनर्स ज्योग्राफी, BA ऑनर्स हिस्ट्री, BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस जो है मोस्टली बच्चे करते हैं, आर्ट्स के स्टूडेंट, तो इसके ऊपर भी आज हम जो है बात करने वाले हैं, ठीक है। फिर इसी तरीके से इन्होंने साइंस के भी लिख दिए। ये सारे के सारे जो सब्जेक्ट हैं आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में साइंस साइड से कर सकते हैं रेगुलर कॉलेज के लिए, ठीक है। ये सारे के सारे इसी तरीके से यहाँ पे जो है अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम फॉर कॉमर्स एंड मैनेजमेंट, लाइक BCom ऑनर्स करना चाहते हैं, BCom करना चाहते हैं, ये सारे के सारे जो हैं आपके BCom के आगे। BCom में आप क्या क्या करना चाहते हैं, BMS करना चाहते हैं, बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडी, या फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एनालिसिस करना चाहते हैं, या इस पे भी आप जो है जा सकते हैं बैचलर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, ठीक है। बैचलर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स और BA ऑनर्स इकोनॉमिक्स के ऊपर आज हम जो है बहुत ही अच्छे से चर्चा करने वाले हैं। या वोकेशनल स्टडीज़ में आप ये कर सकते हैं अंडर ग्रेजुएट में, ठीक है। किसी भी म्यूज़िक या फाइन आर्ट्स में ये कर सकते हैं, या अगर आप
टीचिंग वगैरह लाइन में जाना चाहते हैं तो ये भी आप कर सकते हैं, बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। ये सारे इसने इस पेज के अंदर यहाँ पे जो है पेज नंबर 14 से लेके पेज नंबर आपको 15 तक आपको ये बताया गया है कि आर्ट्स के अंदर क्या क्या होता है, डी के अंदर, कॉमर्स के अंदर क्या क्या होता है, साइंस स्ट्रीम के अंदर क्या क्या होता है, वोकेशनल्स के अंदर क्या क्या होता है, म्यूजिक फाइन आर्ट्स के अंदर क्या क्या होता है। तो आपको देखिए सबसे पहली बात तो आपको कहाँ पे जाना है, कहाँ एडमिशन लेना है, कहाँ पे आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट है। अब जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है आपको इसको समझने के लिए आपको क्या समझना है, एक तो पेज नंबर 14-15 पे आपको क्या कर सकते हो, अगर आप आर्ट्स के हो तो आर्ट्स वाले सब्जेक्ट से देख लीजिए, कॉमर्स के हो तो कॉमर्स वाले देख लीजिए, साइंस के हो तो साइंस वाले देख लीजिए। अब इसका ये मतलब नहीं है कि अगर मैंने 11th-12th में आर्ट्स में हूँ तो मैं कॉमर्स में एडमिशन नहीं ले सकता, या मैं कॉमर्स का हूँ तो मैं आर्ट्स में एडमिशन नहीं ले सकता, ऐसा कुछ भी नहीं है। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको इस लिस्ट को जो है अपने दिमाग में फिट कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे जो है ये जो लिस्ट है, ये लिस्ट है, इसके अंदर जो है आपको सारी की सारी लैंग्वेजेस दे रखी है। हमारे काम की जो इसके अंदर लैंग्वेज है वो है केवल हिंदी और वो है केवल इंग्लिश, ठीक है। हिंदी है और इंग्लिश है, और कोई भी लैंग्वेज हमारे इसके काम की नहीं है, क्योंकि हम इसमें से जो फिलअप करेंगे वो हिंदी और इंग्लिश ही करेंगे, और मोस्टली बात है सभी बच्चे हिंदी और इंग्लिश ही, क्योंकि यहाँ पे जो बाकी की लैंग्वेज दे रखी है वो हमारे काम की नहीं है। तो हम जो है यहाँ पे सिर्फ आपको लैंग्वेज में आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है, लिखने को तो यहाँ पे 27 हैं, लेकिन हमें केवल हिंदी और इंग्लिश को ध्यान रखना है। ये है लिस्ट ए। लिस्ट ए में क्या है, लिस्ट ए में बेटा लैंग्वेजेस है, ऑल लैंग्वेजेस ऑफ सेक्शन फर्स्ट ए एंड सेक्शन फर्स्ट बी। जैसे CUCT में मैंने आपको बताया था 3 सेक्शन है उसके, तो 3 सेक्शन के अंदर पहले वाले सेक्शन के अंदर हमें मैक्सिमम 3 लैंग्वेज अब सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, एक तो ये लिस्ट आपको जो है दिमाग में सेट कर लेनी है, और दूसरी जो लिस्ट है वो है ये लिस्ट बी। लिस्ट बी को बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे। लिस्ट बी को जो है दो उसमें जो है क्लासिफाइड किया गया है, एक है B1 लिस्ट और एक है B2 लिस्ट। बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे, एक है B1 लिस्ट और एक है B2 लिस्ट। पहले B1 लिस्ट में देख लीजिए, अकाउंटेंसी है, ठीक है, इसके साथ साथ बायोलॉजी है, बिजनेस स्टडी है, केमिस्ट्री है, इकोनॉमिक्स है, कंप्यूटर साइंस, एनवायरमेंटल, हिस्ट्री, होम साइंस, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, पॉलिटिकल साइकोलॉजी है, संस्कृत है, सोशोलॉजी है। ये सब 18 सब्जेक्ट आपको B1 लिस्ट में दिख रहे हैं। और दूसरा आपको दिख रहा है B2 लिस्ट। B2 लिस्ट में एग्रीकल्चर है, एंटरप्रेन्योरशिप है, ठीक है, फाइन आर्ट्स वगैरह है। जो लिस्ट B2 है, जो लिस्ट B2 है वहाँ पे हमारे काम का कुछ भी नहीं है, सिर्फ अगर एक सब्जेक्ट को देखा जाए एंटरप्रेन्योरशिप अच्छा है, ठीक है, बेकार नहीं है, अच्छा है, लेकिन हमारे को B2 लिस्ट का कोई भी काम नहीं है। B1 लिस्ट का हमारे को काम है। आपको बस क्या करना है, एक तो ये लैंग्वेज वाला मैंने बता दिया, हिंदी और इंग्लिश, ठीक है, और ये B1 लिस्ट और B2 लिस्ट, इसको आपको ध्यान में रखना है। ये प्रोस्पेक्टस आपके पास है, आपको बस ये देख लिया आपने। अब आ जाइए मुद्दे पे। अब देखिए, अब आपको क्या करना है, अब आपको सबसे पहले हमने इसने क्या दे रखा है, अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम इन आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंस। आर्ट्स के स्टूडेंट क्या क्या कर सकते हैं, तो आर्ट्स के स्टूडेंट मैंने अभी आपको ऊपर दिखाया कि आर्ट्स के स्टूडेंट क्या क्या कर सकते हैं इसके अंदर, दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर। ये सारे कोर्स जो है आर्ट्स के हैं भाई। बी ऑनर्स अरबिक है, बंगाली है, इंग्लिश है, फ्रेंच, जर्मन, हिंदी, इंग्लिश, ये लैंग्वेज के कोर्स हो गए। इकोनॉमिक्स है, साइकोलॉजी, पोल साइंस, जर्नलिज्म, ये सब, और या नॉर्मल BA प्रोग्राम, ठीक है। तो सबसे पहले प्रोस्पेक्टस के अंदर मैंने लिस्ट आपको दिखा दी, ठीक है, वो आपको दिखा दिया। अब आपको सबसे पहले क्या करना है, अब यहाँ पे आपको जितने भी ऊपर प्रोग्राम हैं, स्पेसिफिक जितने भी प्रोग्राम हैं, एक एक का इसमें यहाँ पे स्पेसिफिक आपको दे रखा है कि भाई किसके लिए आपको क्या करना है। जैसे सबसे पहले इसने BA ऑनर्स अरबिक का दे रखा है, ठीक है, BA ऑनर्स बंगाली का दे रखा है, ये सब लैंग्वेज के हैं। BA ऑनर्स इंग्लिश का दे रखा है। तो मेरे ख्याल से ये कोई कोर्स मेरे ख्याल से ऐसा नहीं है कि बच्चे करते हैं, जैसे कि BA ऑनर्स इंग्लिश जो है बच्चा कर सकता है। अभी हम फिलहाल मेन बात करते हैं, जो हमारा मेन है BA ऑनर्स, ये सब लैंग्वेज के है, जर्मन है, हिंदी है, इसके अलावा इटालियन है, और यहाँ पे जो है आपका पर्शियन है, इसके अलावा पंजाबी है। तो हम बात करते हैं सीधा किसकी, इको ऑनर्स की। हम इको ऑनर्स की बात करते हैं क्योंकि हमारा जो मेन सब्जेक्ट है वो है BA ऑनर्स, अगर मैं इकोनॉमिक्स से करना चाहता हूँ। बेटा बहुत ही ज़्यादा ध्यान से अब आपको सुनना है, बहुत ही ज़्यादा ध्यान से। मेरे से 1000 बार स्टूडेंट ये क्वेश्चन को पुटअप कर चुके हैं कि सर बिना मैथ वाला स्टूडेंट जो है इको ऑनर्स कैसे कर सकता है, बिना मैथ वाला स्टूडेंट इको ऑनर्स कैसे कर सकता है।
भाई बिना मैथ वाला स्टूडेंट इको ऑनर्स कर सकता है। मान लो मैं आर्ट्स का स्टूडेंट हूँ, ठीक है, तो मेरे पास मैथ नहीं होगी, सिंपल सी बात है, ठीक है। मैं आर्ट्स का स्टूडेंट हूँ, मेरे पास मैथ तो होगी नहीं, लेकिन अगर मुझे बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स करनी है तो मुझे क्या क्या करना पड़ेगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है डीयू के अंदर रेगुलर कॉलेज में बीए इकोनॉमिक्स ऑनर्स करने के लिए, आपको सीयूईटी के लिए कौन कौन से सब्जेक्ट को चूज करना पड़ेगा, बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे। एनी वन लैंग्वेज फ्रॉम लिस्ट ए, अभी मैंने आपको लिस्ट ए दिखाई थी, तो भाई या तो हिंदी या तो इंग्लिश जो है आप चूज करेंगे, ठीक है। मैथमेटिक्स इसके अंदर जो है कंपलसरी है, मैंडेटरी है। अब ये कौन सी इसका मतलब क्या है भाई, इसका ये मतलब नहीं है कि आपको आपके पास 11th 12th में मैथमेटिक्स होनी चाहिए। इसका ये मतलब नहीं है कि आपने 11th 12th में मैथमेटिक्स पढ़ी है। इसका ये मतलब है कि जो हमें सीयूसीटी का एग्जाम देना है उसके अंदर जो डोमेन सब्जेक्ट है उसके अंदर मेरे को मैथमेटिक्स जो है सिलेक्ट करनी पड़ेगी, ठीक है। अब अगर मैं बीए का स्टूडेंट हूँ, मेरे पास मैथ नहीं है, ठीक है, तो भाई मैं डोमेन सब्जेक्ट में मैथमेटिक्स को सिलेक्ट करके मैं 3 महीने 4 महीने हैं, मैं 12th स्टैंडर्ड की मैथमेटिक्स को प्रिपेयर करके इसको दे सकता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आपको इको बहुत ही ज़्यादा पसंद है, बट बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे, आप बीए इकोनॉमिक्स ऑनर्स तभी कीजिए अगर आपको मैथ आती है, ठीक है। मैं बिल्कुल क्लियर क्रिस्टल में आपको बता रहा हूँ, अगर आपको मैथ आती है, आपको मैथ अच्छी लगती है, प्लस माइनस जमा भाग गुणा घटा ये सब आपको आता है, तो ही आप इसको फिलअप कीजिएगा। क्योंकि आगे जाके जब आप मास्टर करेंगे, पीएचडी करेंगे, तो भाई आगे जाके आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। अगर आपको मैथ नहीं आती है, आप क्या हो गए, नैया पार हो गई, ठीक है। क्योंकि आगे जाके इकोनॉमिक्स के अंदर प्रॉपर मैथमेटिक्स का यूज़ होता है, प्रॉपर, ठीक है। आपको 12th स्टैंडर्ड की जो मैथमेटिक्स है वो आपको बहुत ही अच्छे से आनी चाहिए। तो इसका ये मतलब नहीं है आपने 11th 12th में मैथ पढ़ी है, आपके पास 3-4 महीने हैं, आप पढ़ लीजिए 11th 12th की मैथ, क्या दिक्कत वाली बात है, कोई दिक्कत थोड़ी है। आपको स्कोर करना है सीयूसीटी के अंदर, तो आपको क्या करना है, एक तो लैंग्वेज सब्जेक्ट में हिंदी या इंग्लिश सिलेक्ट करना है, मैथमेटिक्स कंपलसरी है, डोमेन सब्जेक्ट में आपको मैथमेटिक्स लेना पड़ेगा, और एनी 2 सब्जेक्ट आउट ऑफ विच 1 शुड बी फ्रॉम लिस्ट B1। अब क्या लिखा हुआ है देखिए, इसका क्या मतलब है, आपको कोई 2 सब्जेक्ट सिलेक्ट करने हैं, 2 तो ये हो ही गए, एक लैंग्वेज हो गया, एक मैथमेटिक्स हो गया, और 2 सब्जेक्ट और आपको जो है सिलेक्ट करने हैं, जिसमें से एक जो है B1 लिस्ट का होना चाहिए, B1 लिस्ट का एक सब्जेक्ट जो है होना चाहिए, ठीक है। 2 सब्जेक्ट चुनने हैं, तो इसका ये मतलब नहीं है दूसरा B2 में से चुनना है, दूसरा B1 में से भी चुन सकते हैं। उसने ये नहीं बोला कि भाई दूसरा B2 से चुनना है, उसने बोला है कम से कम एक जो है B1 का होना ही चाहिए, 2 हो जाए तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ठीक है, B1 लिस्ट कहाँ है आपकी, B1 लिस्ट पे आ जाते हैं। अभी मैंने आपको B1 लिस्ट दिखाई है कि भाई ये है आपकी B1 लिस्ट, इस लिस्ट को आप ध्यान में रख लीजिए। भाई मैथमेटिक्स तो है ही, अब 2 सब्जेक्ट और चुनने में, इकोनॉमिक्स करना चाहता हूँ, इको ऑनर्स, तो भाई एक इकोनॉमिक्स से चुन लीजिए, ठीक है। और अगर मैं मान लीजिए बीकॉम का स्टूडेंट हूँ, तो भाई मैं जो है अकाउंट्स चुन सकता हूँ, बिजनेस स्टडी चुन सकता हूँ, कोई भी 2 सब्जेक्ट चुन लीजिए। बीए का स्टूडेंट हूँ तो भाई मैं इको चुन सकता हूँ, ठीक है, हिस्ट्री चुन सकता हूँ, पॉल साइंस चुन सकता हूँ, कुछ भी चुन सकता हूँ, दिक्कत वाली बात क्या है। 2 सब्जेक्ट इसमें से चुन लीजिए, कोई भी इसमें से एक तो चुनना ही चुनना है। इसमें से वो ये नहीं कह रहा कि B2 में से चुनना ही चुनना है, दूसरा B1 से सिलेक्ट भी कर सकते हो और नहीं भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात जो है वो नहीं है। बस हो गया आपका काम, इको ऑनर्स हो गई आपकी। आपको स्कोर करना है सीयूसीटी के अंदर, मेरिट लिस्ट बनेगी जैसा भी आप सीयूसीटी के अंदर परफॉर्म करेंगे। अब बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे, अब आपको भाई मान लो चलो मैं बीकॉम का हूँ, मेरे पास मैथमेटिक्स भी है, मैं बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स करना चाहता हूँ, तो कौन कौन से कॉलेजेस हैं जो बीए इकोनॉमिक्स ऑनर्स जो हैं कराते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे 38 कॉलेजेस के नाम लिखे हुए हैं, 38, हाँ जी 38 कॉलेजेस के नाम लिखे हुए हैं जो कि बीए इकोनॉमिक्स ऑनर्स जो हैं वो कराते हैं। अब आपको ध्यान क्या रखना है, सबसे पहली बात हम बात करते हैं कि आपके पास किसी भी तरीके का कोई रिजर्वेशन नहीं है, आप जनरल कैटेगरी से जो है बिलोंग करते हैं। तो भाई जनरल कैटेगरी के अंदर आप अगर बिलोंग करते हैं तो आप ये देखिए, जैसे ये अनरिजर्व कैटेगरी लिखा हुआ है यहाँ पे,
आप ये देख लीजिए किस कॉलेज के अंदर सबसे ज़्यादा सीटें हैं, सबसे ज़्यादा सीट देख लीजिए। जैसे दौलत राम में देखो 47 कॉलेजेस है, हंसराज कॉलेज में देखो 55 सीट्स हैं जनरल कैटेगरी वालों के लिए, ठीक है। 55 से ऊपर यहाँ पे मेरे को और कोई भी बड़ा नंबर जो है, कोई भी बड़ा नंबर मेरे को यहाँ पे नहीं दिख रहा। सबसे ज़्यादा जो सीट, ये देखो एक ये रहा, सॉरी श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स फेमस है ये तो, SRCC, ठीक है, 63 सीट्स, इसके अलावा और कोई नहीं है। SRCC के बाद और यहाँ पे जो है और कोई भी नहीं है। तो भाई आपको क्या कॉलेज क्या ये कैसे सिलेक्ट करना है, पहले आप ये देखिए आप किस कैटेगरी के अंदर आते हैं। तो आपको पता चल गया भाई इस कॉलेज के अंदर सबसे ज़्यादा सीट्स हैं, यहाँ पे सिलेक्शन होने के जो चांसेस हैं वो सबसे ज़्यादा है। लेकिन ये जो कॉलेज है भाई ये जो टॉप का कॉलेज है, ठीक है, तो भाई सिंपल सी बात है ये टॉप के कॉलेजेस है तो कंपटीशन भी टॉप का ही होने वाला है। अच्छा बच्चा चाहता है कि भाई SRCC के अंदर, हंसराज के अंदर जो है हमारा एडमिशन हो, तो भाई उसके हिसाब से जो है कंपटीशन भी वही है। अब मान लो मैं SC कैटेगरी के अंदर आता हूँ, तो आप देखिए इसमें SC कैटेगरी के अंदर जो है सबसे ज़्यादा सीट्स कौन से कॉलेज के अंदर है, सबसे ज़्यादा देख लीजिए। जैसे मेरे को ये 20 दिख रही है हंसराज कॉलेज के अंदर, इससे ज़्यादा तो मेरे को ये 23। देखो सबसे ज़्यादा जो सीट्स हैं वो SRCC और हंसराज के अंदर ही आपको देखने के लिए मिलेंगी, क्योंकि ये टॉप के कॉलेजेस हैं। तो आप पहले ये देख लीजिए किस कैटेगरी के अंदर आते हैं। आपके पास आपका सर्टिफिकेट जो है प्रॉपर होना चाहिए, प्रॉपर, ठीक है। सेंट्रल का आपका पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। कई बच्चों के सर्टिफिकेट ही नहीं होता, वैसे सर्टिफिकेट ही नहीं होगा तो आप रिजर्वेशन का फायदा कहाँ से उठा पाओगे। आप भरोगे रिजर्वेशन का होएगा ही नहीं, कट ऑफ में नाम ही नहीं आएगा आपका। तो सर्टिफिकेट को पहले ओके कर लीजिए, तब इसको बनना कोई जल्दी वाली बात नहीं है। तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हो गई आपका। आपको एक लैंग्वेज सिलेक्ट करनी है, हिंदी इंग्लिश में से मैथ होनी चाहिए। बार बार कह रहा हूँ, इसका ये मतलब नहीं है कि 11th-12th में मैथ होनी चाहिए, ये इसका मतलब नहीं है। आपको डोमेन सब्जेक्ट में मैथमेटिक्स तो सिलेक्ट करना ही करना है, ठीक है। तो आप चाहो तो 3-4 महीने में प्रिपरेशन करके आप जो है इसको भर दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। लेकिन आगे भी जाके मैं आपको कह रहा हूँ कि आप इको ऑनर्स तभी कीजिए अगर आपको मैथ आती है, मैथ अच्छी लगती है, क्योंकि आगे जाके भाई मैथ ही है इकोनॉमिक्स के अंदर। मैं कर रहा हूँ तो मुझे पता है कि आगे आप क्या प्रॉब्लम फेस करेंगे। 40 कॉलेजेस है बेटा यहाँ पे, टोटल 40 कॉलेजेस की वो दे रखी है जो इको ऑनर्स कराते हैं। इसी तरीके से बच्चे जो है पोल साइंस ऑनर्स जो हैं बहुत ज़्यादा करते हैं, ठीक है। जैसे पोल साइंस ऑनर का अगर हम क्राइटेरिया देखते हैं कि पोल साइंस ऑनर्स के लिए मुझे जो है क्या करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम जो है पोल साइंस ऑनर्स के लिए देखते हैं कि क्या करना पड़ेगा। ये आ गया आपका पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स। ये कह रहा है एनी वन लैंग्वेज फ्रॉम लिस्ट ए, हिंदी इंग्लिश सिलेक्ट कर लेंगे। एनी 2 सब्जेक्ट फ्रॉम लिस्ट B1, ठीक है। एनी 2 सब्जेक्ट फ्रॉम लिस्ट B1 में से आपको 2 सब्जेक्ट चुनने हैं। मान लो मैंने हिस्ट्री चुन लिया और पोल साइंस चुन लिया, ठीक है। हिस्ट्री और पोल साइंस मैंने चुन लिया। और एनी 1 सब्जेक्ट फ्रॉम आइदर लिस्ट B और लिस्ट B2। अब जो यहाँ पे कितने हो गए बेटा, एक ये हो गया और 2 ये हो गए, 3 तो यही हो गए। अब एक और चुनना है, ठीक है। वो B1 या B2 किसी से भी चुन सकते हैं। अब मान लो मैंने भाई ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, होम साइंस है, B1 लिस्ट के अंदर कुछ भी चुन सकते हो आप। B2 से तो आप ये समझ लीजिए B2 के अंदर जितने भी सब्जेक्ट हैं उसमें से आप सिलेक्ट कर भी सकते हो, उसमें से आप सिलेक्ट ना भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। इसमें एक जो है यहाँ पे आप किसी से भी सिलेक्ट कर सकते हो। जनरल टेस्ट ना तो इसके लिए मैंडेटरी है BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस के लिए, और ना ही जो है BA ऑनर्स इकोनॉमिक्स के लिए जनरल टेस्ट जरूरी नहीं है, ठीक है। यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है किसके लिए क्या जरूरी है। तो आप ये प्रोस्पेक्टस डाउनलोड करके बहुत ही इजीली क्या कर सकते हो, देख सकते हो। अब मान लो मेरे को BA करनी है नॉर्मल, मेरे को जो है BA करनी है नॉर्मल, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा BA करने के लिए ये DU के अंदर। तो इसने देखो यहाँ पे एक कॉम्बिनेशन 1 है, एक कॉम्बिनेशन 2 है, कोई सा भी कॉम्बिनेशन आप सिलेक्ट करके CUET दे सकते हो फॉर्म के लिए। एनी 1 लैंग्वेज फ्रॉम लिस्ट है, हिंदी इंग्लिश सिलेक्ट कर लेंगे। एनी 2 सब्जेक्ट फ्रॉम लिस्ट B, तो मैं जो है मान लो मैंने हिस्ट्री और पोल साइंस सिलेक्ट कर ली। और एनी 1 सब्जेक्ट आइदर लिस्ट B1 और B2, और B1 B2 में से कोई सा भी चुन लीजिए। आपके पास यार इकोनॉमिक्स होगी, BA के स्टूडेंट हो, इकोनॉमिक्स होगी, हिस्ट्री होगी, ज्योग्राफी होगी, ठीक है, होम साइंस होगी, इतने सब्जेक्ट होंगे यार, कोई सा भी चुन लीजिए, हो गई। या तो ये वाला कॉम्बिनेशन बना लीजिए आप, जनरल टेस्ट इसके लिए भी मैंडेटरी नहीं है, ठीक है। या ये वाला बना लीजिए कॉम्बिनेशन आप। एनी 1 लैंग्वेज फ्रॉम लिस्ट ए, हिंदी इंग्लिश हो गई। एनी 1 सब्जेक्ट फ्रॉम आइदर लिस्ट B या B2, एक सब्जेक्ट सिलेक्ट करना है या तो लिस्ट B1 से या B2 से, कोई सा भी चुन लीजिए। हिस्ट्री है, पोल साइंस है, इकोनॉमिक्स है, और
सेक्शन 3 के लिए जनरल टेस्ट देना पड़ेगा। या तो आप जो डोमेन सब्जेक्ट है उसको एक डोमेन सब्जेक्ट सिलेक्ट कर लीजिए, एक लैंग्वेज सब्जेक्ट, और इसके लिए जनरल टेस्ट। कॉम्बिनेशन आप कोई सा भी बना लीजिए, दोनों कोई सा भी कॉम्बिनेशन जो आपको बेटर लगता है। अगर आपको लगता है मैं जनरल टेस्ट दे सकता हूँ, मेरे को अकाउंट्स वगैरह जो है ये रीजनिंग वगैरह सब मेरे को बढ़िया आती है, ये वाला कॉम्बिनेशन बना लीजिए या ये वाला कॉम्बिनेशन बना लीजिए। दोनों में से कोई सा भी कॉम्बिनेशन बना के आप बीए प्रोग्राम में एडमिशन ले सकते हैं। CUCT का एग्जाम देकर मेरिट लिस्ट बनेगी। स्कोर आपको करना है, आप किसके अंदर डोमेन सब्जेक्ट में स्कोर कर पाते हो या जनरल टेस्ट में स्कोर कर पाते हो। ठीक है, ये सारा का सारा हो गया आपका बीए के लिए। ये सब आपका साइंस का दे रखा है। ठीक है, अगर आप साइंस साइड से कुछ भी करना चाहते हैं तो आप साइंस साइड के जो है यहाँ से आप सारे के सारे वो दे रखे हैं, आप यहाँ से साइंस साइड का भी जो है देख सकते हैं अपना, आप जिस भी साइंस साइड के अंदर जाना चाहते हैं। अब हम बात करते हैं, अब मैं जो है मान लो मैं कॉमर्स लाइन का हूँ या मैं जो है बीकॉम ऑनर्स करना चाहता हूँ, बीकॉम ऑनर्स जो है मैं करना चाहता हूँ DU के अंदर, तो यहाँ पे भी देखो कॉम्बिनेशन बने हुए हैं। 2 कॉम्बिनेशन में कोई सा भी कॉम्बिनेशन सिलेक्ट करके CUET दे सकता हूँ। एक लैंग्वेज सिलेक्ट कर लीजिए, हिंदी इंग्लिश। मैथमेटिक्स जो है इसके अंदर कंपलसरी है, लेकिन एक दूसरा भी कॉम्बिनेशन है, बिना मैथ वाले भी बीकॉम ऑनर्स कर सकते हैं। एक लैंग्वेज कर लो, मैथ डोमेन सब्जेक्ट में कंपलसरी, और 2 सब्जेक्ट सिलेक्ट करने हैं जिसमें से एक जो है B1 लिस्ट का होना चाहिए, कम से कम एक तो B1 से होना ही चाहिए। अब भाई अकाउंट्स है, BST है, कुछ भी सिलेक्ट कर लो। ठीक है, 2 सिलेक्ट करने हैं तो एक तो B1 का होना ही चाहिए, अकाउंट सिलेक्ट कर ली। और दूसरा कहाँ से, जरूरी नहीं है कि B2 से करना, भाई B1 से भी कर सकते हैं। तो ठीक है, BST कर लो, अकाउंट्स, BST, मैथमेटिक्स, लैंग्वेज हो गया। यहाँ से या दूसरा कॉम्बिनेशन बना लो। दूसरा कॉम्बिनेशन में क्या, एक लैंग्वेज हो गई हिंदी इंग्लिश, अकाउंटेंसी हो गई, और 2 सब्जेक्ट सिलेक्ट कर लो, बिजनेस है, इकोनॉमिक्स है, और भी आपके पास होंगे जो B1 लिस्ट के अंदर मेंशन है, उससे सिलेक्ट कर लो। बिना मैथ वाले भी कर सकते हैं और मैथ वाले भी जो है कर सकते हैं बीकॉम ऑनर्स। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं नॉर्मल बीकॉम करना चाहता हूँ तो नॉर्मल बीकॉम के अंदर जैसे BA का क्राइटेरिया है, ऐसे यहाँ पे भी है। एक लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश, 2 सब्जेक्ट B1 से, अकाउंटेंसी बिजनेस स्टडी, और एक सब्जेक्ट और सिलेक्ट करना है जो कि B1 लिस्ट से जो है या B2 लिस्ट में से होना चाहिए, किसी में से भी। तो B1 में से एक और सिलेक्ट कर लेंगे, इकोनॉमिक्स सिलेक्ट कर लिया मान लो मैंने, हो गया काम। या दूसरा कॉम्बिनेशन में जो आपको बढ़िया लगे, अगर आप जनरल टेस्ट दे सकते हैं, अगर आपको लग रहा है मैं डोमेन सब्जेक्ट में स्कोर ना करके मैं जनरल टेस्ट में स्कोर कर सकता हूँ, तो यहाँ से देख लीजिए आप, एक लैंग्वेज सिलेक्ट कर लीजिए, एक लिस्ट B1 B2 में से कोई सा भी एक सब्जेक्ट सिलेक्ट कर लीजिए और जनरल टेस्ट दे दीजिए। कोई सा भी कॉम्बिनेशन आप बनाते हैं, जब आप फॉर्म फिलअप करेंगे तो फॉर्म फिलअप करते टाइप आप कौन सा कॉम्बिनेशन सिलेक्ट कर रहे हो ये आपको ध्यान रखना है। आप बीकॉम करना है, बीकॉम ऑनर्स करना है, BA ऑनर इकोनॉमिक्स करना है, क्या कर रहे हो, तो आप यहाँ से जो है देख सकते हो। ठीक है, BMS का यहाँ पे दे रखा है। एक मैं आपको ये दिखा देता हूँ, बैचलर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, क्योंकि हमारा तो यही है इंपॉर्टेंट। अगर मैं बैचलर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स करना चाहता हूँ तो भाई इकोनॉमिक्स के लिए मैथमेटिक्स जो है वो तो भाई आपको CUCT में देना पड़ेगा। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, लैंग्वेज सिलेक्ट करनी है, हिंदी इंग्लिश, मैथ डोमेन सब्जेक्ट, और जनरल टेस्ट देना पड़ेगा। ये किसके लिए है, ये बैचलर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स के लिए है। ठीक है, बिजनेस इकोनॉमिक्स के अंदर है ये BA ऑनर्स इकोनॉमिक्स नहीं है, वो बहुत ही अलग चीज़ है, और ये बहुत ही अलग चीज़ है। ठीक है जी, तो इसके लिए जनरल टेस्ट मैंडेटरी है। BA ऑनर्स इकोनॉमिक्स करने के लिए जनरल टेस्ट मैंडेटरी नहीं है। कौन कौन से कॉलेजेस जो हैं अवेलेबल कराते हैं बैचलर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, तो वो ये सारे कॉलेजेस आपको दे रखे हैं। और नंबर ऑफ सीट्स देख लीजिए किसके अंदर सबसे ज़्यादा है। ठीक है, वो आप यहाँ से देख के सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास सर्टिफिकेट वगैरह है, रिजर्व कैटेगरी के अंदर आते हैं तो ही रिजर्वेशन को फिलअप कीजिएगा, अदरवाइज रिजर्वेशन को फिलअप नहीं कीजिएगा। इसी तरीके से वोकेशनल का दे रखा है, फाइन आर्ट्स वगैरह, म्यूजिक का दे रखा है। आप इस प्रोस्पेक्टस के अंदर सारी की सारी चीज़ें आपको क्लियर क्रिस्टल दे रखी है, सब आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, ये प्रोस्पेक्टस कहाँ से डाउनलोड करना है आपको, अभी वीडियो खत्म नहीं हुई है, कहीं सोचो वीडियो खत्म हो गई है। एक चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनेंगे। तो भाई बीकॉम के लिए क्या करना है, बीकॉम ऑनर्स के लिए क्या करना है, BA के लिए क्या करना है, BA ऑनर्स इकोनॉमिक्स के लिए क्या करना है, बैचलर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स के लिए क्या करना है, ये सारी बता दिया मैंने। बिना मैथ वाले कैसे करें, मैथ वाले कैसे करें, ये भी मैंने आपको बता दिया। मैथ अच्छी अगर लगती है तो ही आप इसको फिलअप करें, अदरवाइज इकोनॉमिक्स को फिलअप ना करें। और अगर आप मेरे से ये पूछना चाह रहे हैं कि सर इको ऑनर्स बढ़िया है या बैचलर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स बढ़िया है, तो मैं ये बोलूँगा भाई BA ऑनर्स इकोनॉमिक्स बढ़िया है। ठीक है, उसके अंदर आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें सीखने के लिए मिलेगी। आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप जो है, आप में से कितने स्टूडेंट 12th के बाद जो है BA इकोनॉमिक्स ऑनर्स या बैचलर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स में एडमिशन लेना चाहते हैं।
आपको आप मान लो कुछ भी करना चाहते हैं, कुछ भी आप करना चाहते हैं, क्वेश्चन ये सर सिलेबस क्या है, पढ़ना क्या है डोमेन सब्जेक्ट का, तो ठीक है ये लो भाई सब कुछ आपके सामने है भाई, मैं आपके सामने ओपन कर रहा हूँ। यहाँ पे क्या था, रजिस्ट्रेशन किसके लिए, अगर आप डी में रेगुलर एडमिशन लेना चाहते हैं, रेगुलर SOL और NC वेब की अभी बात नहीं हो रही है, उसके बाद में चालू होंगे। अब सिलेबस की अगर हम बात कर लेते हैं तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, ये आपका है, आपका रजिस्ट्रेशन का लिंक है ये तो, ठीक है। यहाँ पे आ जाइए, इन्फॉर्मेशन बुलेटिन ऑफ CUET और सिलेबस ऑफ CUET, ठीक है। आपको बस क्या करना है, ये जो सिलेबस वाला सेक्शन है, सिलेबस वाला, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। एक नया टैब ओपन हो जाएगा। आप जिस भी चीज़ के लिए फॉर्म फिलअप कर रहे हैं CUET का, इस वेबसाइट पे आके रजिस्ट्रेशन वगैरह आप करेंगे, अपना करेंगे फॉर्म फिलअप, तो भाई आप जिसका भी सिलेबस चेक करना चाहते हैं यहाँ पे सिलेबस आ जाएगा। जैसे मैं आपको इकोनॉमिक्स का दिखा देता हूँ, अगर आप इकोनॉमिक्स करना चाहते हैं या बिजनेस इकोनॉमिक्स करना चाहते हैं तो मेरे को क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। वैसे तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि भाई VST और समष्टि आपको जो है पढ़नी पड़ेगी, VST और समष्टि आपको जो है पढ़नी पड़ेगी, आपको अगर BA ऑनर्स इकोनॉमिक्स या बैचलर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स अगर आपको पढ़नी है। और NCERT के बेस पे, क्लास 12 का सिलेबस है NCERT के बेस पे, जिसके अंदर आपको VST अर्थशास्त्र, माइक्रो और आपको जो है मैक्रो समष्टि अर्थशास्त्र को आपको पढ़ना है। कहीं आप भारतीय अर्थव्यवस्था और समष्टि पढ़ लो, वो CBSE का है, वो NCERT का नहीं है, ठीक है। CBSE के अंदर समष्टि और भारतीय अर्थव्यवस्था है, आपको CUET देने के लिए VST और समष्टि पढ़नी है, पूरी की पूरी VST है ये, ठीक है, जो आपने कक्षा 11वीं में पढ़ ली होगी। इंट्रोडक्शन है, उपभोक्ता का व्यवहार है, उत्पादक का व्यवहार, पूर्ति है, मांग है, बाजार के रूप, कीमत निर्धारण, पूर्ति, लागत, आगम, सब कुछ, और बाजार के रूप, ये पूरी VST है आपकी, और ये पूरी समष्टि है, ये तो आप जो है अभी पढ़ ही रहे होगे। तो बस CBSE के लिए एक दिक्कत वाली बात ये है कि भाई उसने VST जो है वो 11th में पढ़ी थी, अब वो भूल चुका होगा, उसको आपको ज़रा ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। और यहाँ पे जो जो चीज़ें लिखी हुई है ना, सब कुछ अच्छे से देख लीजिएगा। देखो क्या लिखा हुआ है, अ ब्रीफ एनालाइज ऑफ रीसेंट एक्सचेंज रेट, थोड़ा करंट अफेयर के बारे में भी आपको जो है ध्यान में रखना पड़ेगा। तो किसका क्या सिलेबस है, अब मैंने जैसे इकोनॉमिक्स का दिखा दिया, अब मान लो मैं अकाउंट्स का सिलेबस देखना चाहता हूँ, मैं BCom करना चाहता हूँ, तो भाई मैं अकाउंट्स पे क्लिक कर दूंगा, ये लो अकाउंट्स का सिलेबस खुल जाएगा। 12th के अकाउंट्स के अंदर जो है क्या क्या आएगा, कौन कौन से चैप्टर आएंगे, क्या क्या मुझे पढ़ना है, NPO पढ़ना है, पार्टनरशिप पढ़नी है, ठीक है, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, इसके अंदर डेथ है, रिटायरमेंट है, गुडविल है, सब कुछ यहाँ पे आ जाएगा। मेरे को जो है बिजनेस स्टडी का देखना है तो बिजनेस स्टडी का मैं यहाँ पे ओपन कर दूंगा। मुझे जो है मान लो हिस्ट्री का देखना है, मैं हिस्ट्री का ओपन कर देता हूँ, ठीक है। मुझे मैथमेटिक्स का देखना है, मैं मैथमेटिक्स का ओपन कर देता हूँ, ठीक है। मेरे को जो है पोल साइंस का देखना है, मैं पोल साइंस का कर देता हूँ। तो सारे आपको यहाँ पे दिख जाएंगे, ये मैंने दिखा दिया आपको, ठीक है। बिजनेस स्टडी है तो क्लास 12 के अंदर बिजनेस स्टडी के अंदर क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। अच्छा, अगर ये हिस्ट्री है, हिस्ट्री के अंदर क्लास 12 में आपके ये सारे चैप्टर्स है, ये पढ़ना पड़ेगा। मैथमेटिक्स चाहे अप्लाइड हो या स्टैंडर्ड हो, कैसी भी हो आपके पास, क्या करना पड़ेगा आपको। जैसे अगर आप कोई बच्चा चाहता है चल यार ठीक है मैं पढ़ लूँगा, मैं कर लूँगा, तो क्या करना पड़ेगा आपको। तो भाई कौन कौन से चैप्टर्स आपको पढ़ने पड़ेंगे, कौन कौन से चैप्टर्स है, तो ये सारे चैप्टर्स है। अलजेब्रा के अंदर मैट्रिक्स है, डिटर्मिनेंट्स है, डेरिवेटिव्स है, इंटीग्रेशंस हैं, ये सारे चैप्टर्स आपको जो है पढ़ने पड़ेंगे मैथमेटिक्स के अंदर, ठीक है। सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है 12th का पूरा। और पोल साइंस के लिए आपको क्या क्या सिलेबस, पोल साइंस का देख लीजिए बच्चे, अगर आप BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस करते हैं तो क्या क्या सिलेबस आपको पढ़ना पड़ेगा पॉलिटिकल साइंस का, ये सारा का सारा यहाँ पे लिखा हुआ है पॉलिटिकल साइंस का, ठीक है। और ये तो आपका वही है। तो ये सिलेबस का सेक्शन कहाँ से आया है, ये सिलेबस वाला सेक्शन जो है यहाँ से मैंने आपको बता दिया, यहाँ से ये सिलेबस वाला सेक्शन है। क्लिक करोगे यहाँ पे आ जाओगे, जो भी आप भरोगे डोमेन सब्जेक्ट के अंदर, उस डोमेन सब्जेक्ट का क्या सिलेबस है, यहाँ से जो है आप अपना सिलेबस को जो है चेक कर सकते हैं, ठीक है जी। सिलेबस मैंने आपको बता दिया, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है वो मैंने आपको बता दिया। और अभी भी आपको जल्दीबाजी नहीं करनी है, ठीक है। आप आराम से, अभी तो DU की आई है, अभी भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनके प्रोस्पेक्टस आना अभी बाकी है, तो पहले सबके प्रोस्पेक्टस आने दीजिए, ठीक है। अगर बेटा आपका DU में नहीं हो पाता तो किसी दूसरी यूनिवर्सिटी के लिए हो जाएगा। अब मान लो अभी आपने भर दिया, ठीक है, अभी भर दिया, अब कल ही बच्चा लेके बैठ गया, ठीक है, तो भाई अभी पूरा 1 महीना है, 6 मई तक अभी इसमें रजिस्ट्रेशन होगा, तो आपको जल्दीबाजी नहीं करनी है। अब मान लो मैंने DU के लिए भर दिया, सबमिट कर दिया, ठीक है, सिर्फ DU का भर के, जल्दीबाजी इतनी है मेरे को। अब मैंने ना JNU का देखा, ना BHU का देखा, ना किसी का देखा, बस DU का भर के कर दिया काम तमाम।
अगर DU में नहीं हुआ आपका फिर क्या करोगे, नहीं आया आपका मेरिट लिस्ट में नाम DU में, आपने तो दूसरा भरा ही नहीं ना, आपने तो पहले ही DU का करके भर के सबमिट कर दिया। तो भाई अपने पास ऑप्शन रखिए, पहले सब यूनिवर्सिटी का आने दीजिए, JNU का आने दीजिए, IGNOU का आने दीजिए, सबका आने दीजिए, सबका आने दीजिए। पहले सबके प्रोस्पेक्टस को अच्छे से चेक कर लीजिए, ठीक है। सबके प्रोस्पेक्टस को अच्छे से चेक करने के बाद, सबका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करने के बाद, कौन क्या मांग रहा है, मुझे कहाँ जाना है। जैसे मैंने इको ऑनर्स का मैंने आपको यहाँ पे क्लियर क्रिस्टल बता दिया है कि क्या है, क्या करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो ऐसे ही आप JNU का, BHU का, AMU का, बनारस का, अलीगढ़ का, सबका चेक कर लीजिए इको ऑनर्स के लिए क्या करना है, क्या क्या चाहिए। जनरल टेस्ट मान लो, जैसे DU जनरल टेस्ट नहीं मांग रहा, DU जो है वो जनरल टेस्ट नहीं मांग रहा इको ऑनर्स के लिए, ठीक है। अब मान लो मैंने JNU का देखा, वो जनरल टेस्ट मांग रहा है, और अगर मैं इसको भी सबमिट कर दूं, डोमेन जो ये DU मांग रहा है, तो अगर मैं इसको सबमिट कर दूं अभी, तो भाई फिर मैंने ना दूसरी यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करी, ना मैंने जनरल टेस्ट सिलेक्ट किया, तो आपका तो कल्याण हो जाएगा। तो ऐसा नहीं करना आपको, पहले सभी यूनिवर्सिटी का आने दीजिए, उसके बाद फिलअप कीजिएगा। फिलअप वगैरह कैसे करना है, इसके लिए भी अगर मैं होगा तो मैं पूरी प्रॉपर वीडियो बना दूंगा, कैसे रजिस्ट्रेशन करेंगे, कैसे फॉर्म फिलअप करेंगे, सब कुछ, कहाँ सिलेबस है, क्या मिलेगा, सब कुछ, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। सिलेबस वगैरह आपको कैसे देखना है, इकोनॉमिक्स वगैरह का सबका मेन हमारा ये था। और बार बार कह रहा हूँ, इकोनॉमिक्स वही करें जिसकी मैथ अच्छी है, जिसकी मैथ अच्छी नहीं है वो इको ना करे। बार बार कह रहा हूँ, फंस जाओगे आगे जाके। मैं कर रहा हूँ, मैंने की है, तो मेरे को पता है कि आगे जाके आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है, क्योंकि इकोनॉमिक्स के अंदर प्रॉपर मैथमेटिक्स है। बिना मैथ वाला भी कर सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको झेलना है, आपको पढ़नी है, कोई कुछ भी कर सकता है। बीकॉम वाला BA में आर्ट्स वाला बीकॉम कर सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पढ़ना आपको है, आपको स्कोर करना है CUCT के अंदर। पढ़ो आप बिजनेस, पढ़ो आप अकाउंटेंसी। बीकॉम वाला आर्ट्स कर सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मैं कॉमर्स से मैंने ले ली 11th 12th में कॉमर्स, मैं BA करना चाहता हूँ, ठीक है भाई कर ले, कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी है। आपको हिस्ट्री के अंदर स्कोर करना है, आपको पॉलिटिकल साइंस के अंदर स्कोर करना है, करिए आप, पढ़िए, 3-4 महीने अभी आपके पास, कोई कुछ भी कर सकता है। आपको CUET के अंदर स्कोर करना है, मेरिट लिस्ट बनेगी, नंबर आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो फिर SOL तो जिंदाबाद है ही। तो अभी SOL से एडमिशन लेने के लिए CUCT कोई कंपलसरी नहीं है, ये केवल अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में रेगुलर में एडमिशन चाहते हैं, ये इन्फॉर्मेशन उसके लिए है। NC वेब और SOL के लिए अभी एडमिशन चालू नहीं होंगे, उसके लिए हम जो है मई में बात करेंगे, ये उसके लिए नहीं है, ये केवल रेगुलर के लिए है, रेगुलर के लिए, ठीक है जी। अब भी अगर आपका कोई डाउट है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इनफैक्ट आपके पास अभी तो मैंने आपको सारी बता दी है। प्रोस्पेक्टस कहाँ है, ये रहा प्रोस्पेक्टस अंडर ग्रेजुएट का, ठीक है। सिलेबस कहाँ है, ये रहा सिलेबस, वहाँ पे भी जाके आप देख सकते हैं, इस वाली साइड पे भी आके आप देख सकते हैं, ठीक है। जहाँ से चाहो वहाँ से देख सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, किसके लिए जनरल टेस्ट देना है, किसके लिए नहीं देना, सब कुछ मैंने आपको बता दिया है, ठीक है जी। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।